नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी कोरोना क्लासेस एप्लीकेशन पर। और आज की क्लास में हम बात करेंगे हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता। ये हमारा 5वां प्रश्न पत्र है फर्स्ट ईयर का और इसका पूर्णांक 60 अंकों का होता है। और इस प्रश्न पत्र को करने के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पेपर गैस नंबर 3, ठीक है। तो इससे पहले आपको 2 करवा दिए हैं आपके कोर्स में, आप लोग ज़रूर देखिएगा उनको। और जितने भी रीट पात्रता के जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं या मेंस की तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी अपनी टेस्ट सीरीज़ को इसी एप्लीकेशन पे टेस्ट सीरीज़ के ऑप्शन में जाकर के ज़रूर ज्वाइन करें। और हमारे टेलीग्राम को भी आप लोग विशेष प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग ज़रूर ज्वाइन करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन आप लोगों का देखिएगा, यहाँ पर एक जो प्रश्न मिलेगा पहला क्वेश्चन, ठीक है, वो पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। और इस पहले क्वेश्चन के आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, पहला आपका है हिंदी भाषा का विकास हुआ है। तो हिंदी भाषा का विकास हुआ साथियों, ध्यान रखेंगे आप लोग, अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? शौरसेनी अपभ्रंश से, ठीक है। शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है हिंदी भाषा का विकास। ओके। अगला है मौखिक एवं लिखित रूप किसके माने गए हैं? मौखिक एवं लिखित रूप है वो साथियों भाषा के माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रक्रिया से छात्रों में योग्यता का विकास एवं ज्ञानार्जन का विकास होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों गहन अध्ययन। क्या हो जाएगा राइट आंसर? गहन अध्ययन से। अगला प्रश्न है पंचतंत्र का जो पुस्तक है इसके राइटर कौन है? इस ग्रंथ के राइटर है साथियों विष्णु शर्मा। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2, हिंदी भाषा विकास के कालखंडों को लिखिए। तो हिंदी भाषा विकास के कालखंड 3 है साथियों, 3 खंडों में बांटा गया है। हिंदी का जो प्रारंभिक काल है वो है आपका सन 1000 ईस्वी से लेकर के 1500 ईस्वी तक। हिंदी का जो मध्य काल है वो माना जाता है 1500 से मान लेकर के 1800 ईस्वी तक। और हिंदी का जो आधुनिक वर्तमान काल है वो है 1800 ईस्वी से लेकर के आज तक की स्थिति में, ठीक है, वर्तमान तक। अगला हमारा क्वेश्चन है नंबर 3, हिंदी भाषा शिक्षण के मूल कौशल कौन कौन से हैं? तो हिंदी भाषा शिक्षण के आपको 4 मूल कौशल याद रखने हैं। सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना, ठीक है, पढ़ना और लिखना। तो ये क्रम से आपको भी याद रखने हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, LSRW, ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है नंबर 4, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल की परिभाषा लिखिए और इसकी विशेषता बताइए। तो मुख के अवयवों के माध्यम से भावों विचारों की अभिव्यक्ति को ही हम मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। इसकी विशेषताओं में होती है साथियों स्वाभाविकता, स्पष्टता, बोधगम्यता, मधुरता और शिष्टता। ये मौखिक कौशल की क्या है? विशेषता। 5वां क्वेश्चन है आपका वाचन किसे कहते हैं? तो लिखित भाषा में अभिव्यक्त विचारों भावों को मौन व सस्वर रूप में पढ़ने की क्रिया क्या कहलाती है? वाचन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 6वां देखेंगे, लेखन कौशल संबंधी 4 योग्यताएं कौन कौन सी हैं? लिखने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं चाहिए? तो देखिए, सुंदर, सुस्पष्ट, सुपाठ्य लिखना आना चाहिए, शुद्ध वर्तनी में लिखना चाहिए, उपयुक्त शब्द विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए और प्रसंग के अनुसार सटीक शब्दों में लिखना चाहिए। अगला 7वां क्वेश्चन है समाचार जो पत्र है उसके तत्वों के नाम लिखिए। तो समाचार पत्र के जो तत्व हैं उनमें है नवीनता, विशेषता, व्यापकता, प्रामाणिकता और रुचिपूर्णता। ये समाचार पत्र के तत्व हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है साथियों, देखिए, रुचिपूर्णता के बाद प्रभावशीलता और स्पष्टता, ये सब होने चाहिए गुण एक समाचार पत्र लिखते समय। 8वां क्वेश्चन है क्रिया के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के हैं? तो क्रिया के आधार पर हम वाक्यों के भेद बताएं तो 3 प्रकार के हैं, कर्तृ प्रधान यानी कर्ता प्रधान, कर्म प्रधान और तीसरा है भाव प्रधान। 9वां हमारा क्वेश्चन है मानक भाषा जिसको हम आदर्श भाषा भी कहते हैं। तो मानक भाषा या आदर्श भाषा किसे कहेंगे? भाषा की क्या विशेषताएं हैं ये भी आपको लिखना है। तो मानक भाषा देखेंगे किसी भाषा क्षेत्र में पढ़े लिखे लोगों विचार विनिमय व शिक्षा धर्म व राजनीति के प्रयोग में उपयोग की जाने वाली भाषा, ठीक है, वो कहलाती है हमारी मानक भाषा या आदर्श भाषा कहलाती है आइडल लैंग्वेज।
इसकी विशेषताओं की बात करें, भाषा की विशेषताएं, तो भाषा के माध्यम से मानव अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा अभिव्यक्ति हेतु उच्चारण की सीमित ध्वनियों का संगठन है और भाषा के द्वारा ही मानव ज्ञान का संचय करता है, प्रसारण करता है, ज्ञान को बढ़ाता है। अथवा में आपका प्रश्न है साथियों, भारत के संदर्भ में भाषा के मानकीकरण के विभिन्न पहलू कौन कौन से हैं, स्पष्ट कीजिए। तो ये प्रश्न आपका यूनिट नंबर 1 में मिलेगा। 10वें नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। बोलने के कौशल का विकास करने के लिए एक अध्यापक को किन किन गतिविधियों का आयोजन करना चाहिए, या फिर विद्यालय में कौन कौन सी गतिविधि की जाती है बोलने के कौशल को विकसित करने के लिए। तो देखेंगे, बच्चों के साथ में अनौपचारिक वातावरण में उनकी अपनी भाषा में वार्तालाप करें। परिचित मूर्त वस्तुओं और चित्रों को लेकर के वार्तालाप करें। छोटे वाक्यों के अभ्यास से बच्चों को बोलने के लिए प्रेरित करें। बच्चे कविता, कहानी, बालगीत सुनाने को कहें। कक्षा में नाटक, एकांकी के द्वारा अभिनय करवाया जाना चाहिए। इस कारण इस चीज़ों को लेकर के, इन गतिविधियों से हम बच्चों में बोलने का जो कौशल है, ठीक है, उसका हम विकास कर सकते हैं। अथवा में आपका प्रश्न है, पढ़ने व लिखने के कौशल का विकास करने के लिए एक शिक्षक को किन किन गतिविधियों का आयोजन करना चाहिए। अभी हमने पढ़ा बोलने के कौशल के लिए, अब आपको पढ़ के जाना है लिखने का जो कौशल है और पढ़ने का जो कौशल है, उसको किन किन गतिविधियों के द्वारा विद्यालय में विकसित किया जा सकता है, एक शिक्षक को क्या क्या क्रियाविधि अपनानी चाहिए। तो ये प्रश्न आपका यूनिट नंबर 2 में मिलेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, आकलन के विभिन्न तरीके कौन कौन से हैं, आकलन किन किन तरीकों से किया जाता है। ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे व्यक्तिगत आकलन की। व्यक्तिगत रूप से भी आकलन कर सकते हैं। एक बच्चे को केंद्र में रखते हुए किया गया जो आकलन है वो व्यक्तिगत आकलन कहलाता है। जब कोई गतिविधि या कार्य करता है तो और उसे पूर्ण कर लेता है तो उस समय पर हम व्यक्तिगत आकलन करते हैं, है ना भाई। दूसरा तरीका है सामूहिक आकलन द्वारा। ठीक है, तो सामूहिक आकलन से कैसे करेंगे, किसी कार्य को पूर्ण करने के उद्देश्य से बच्चों के द्वारा सामूहिक रूप से कार्य करते समय सीखने व प्रगति का आकलन ही क्या कहलाता है, सामूहिक आकलन कहलाता है। बच्चा स्वयं आकलन भी कर सकता है। बच्चे के द्वारा स्वयं के सीखने तथा ज्ञान, कौशल व प्रक्रियाओं, रुचि, व्यवहार आदि में प्रगति के स्वयं आकलन से संबंधित है और सहपाठियों के द्वारा भी आकलन कर सकते हैं। एक बच्चे के द्वारा समूह के दूसरे बच्चों का आकलन, इसे दो बच्चों की जोड़ी या समूह में करवाया जाता है। अथवा में आपका प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए अध्यापक को किस प्रकार की विशेष तैयारी करनी पड़ती है। तो ये प्रश्न आपका यूनिट नंबर 3 में मिलेगा, जरूर पढ़ के जाएंगे। 12वां क्वेश्चन देखिए, पठन कौशल के विकास के लिए विद्यार्थी और शिक्षक की किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है भाई, विद्यार्थी शिक्षक का मतलब आप लोग जो पुपिल टीचर है, छात्र अध्यापक है, बीएसटीसी बीएड वाले। तो एक पठन कौशल के विकास के लिए एक छात्र अध्यापक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो देखेंगे आप लोग। विद्यार्थी को आत्मविश्वास के साथ निसंकोच पढ़ने के अवसर दिए जाने चाहिए। प्रसंग तथा अवसर अनुकूल स्वर में ओजस्विता और माधुर्य का समावेश हो। शुद्ध व स्पष्ट उच्चारण पर विशेष ध्यान दिया जाए। उचित यति, गति, विराम चिन्ह को ध्यान में रख करके पठन किया जाए। अति शीघ्र, अति मंथर, अति उच्चार स्वर में, अति मंद स्वर में पढ़ना दोषपूर्ण होता है। भाव अभिव्यक्ति की स्पष्टता, उचित मुद्रा में भाव भंगिमा के साथ में पढ़ना चाहिए। संदर्भ पुस्तकों को पढ़ते रहने का अभ्यास, कठिन शब्दों के अर्थ हेतु शब्दकोश का उपयोग भी करना चाहिए। अगला हमारा अथवा में प्रश्न है, भाषा शिक्षण में पठन का क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिएगा। तो ये प्रश्न आपका यूनिट नंबर 4 में मिलेगा साथियों। ठीक है, जरूर देखें आप लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 13वां, लिखित व मौखिक अभिव्यक्ति में अंतर समझाइए। तो बोलना जिस तरह अपने भावों और विचारों की अभिव्यक्ति है, वैसे ही लिखना भी एक अभिव्यक्ति है। बोलना अमूर्त है, अस्थायी है और उसमें एक प्रकार की तात्कालिकता होती है। उसको अगर लिखित रूप में ले जाएं तो हम उसे मूर्त और स्थायी बना देते हैं। लिखने में अपेक्षाकृत शारीरिक ऊर्जा
अधिक लगती है और समय भी अधिक लगता है, उसमें बदलाव की और सुधार की गुंजाइश रहती है लिखने में, मगर यह सुविधा बोलने में नहीं होती। भाषा स्थान तथा परिवेश के अनुसार लगातार बदलती रहती है, परंतु ये बदलाव बोलने की भाषा में अधिक दिखाई देते हैं। लिखित भाषा अपना स्वरूप लंबे समय तक बनाए रखती है और बोलचाल की भाषा धीरे धीरे बदलती है। अथवा में आपका प्रश्न है, लिखित अभिव्यक्ति का मूल्यांकन करते समय हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो ये प्रश्न आपकी यूनिट नंबर 5 में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आत्मकथा और संस्मरण। ठीक है, आत्मकथा और संस्मरण में क्या अंतर है? तो आत्मकथा के बारे में देखिए। सबसे पहले आत्मकथा की विशेषताएं। आत्मकथा में जीवन की छोटी छोटी बातों का उल्लेख किया जाता है। आत्मकथा में स्वयं तक की सीमित रहने का प्रयास किया जाता है। आत्मकथा में व्यक्ति व्यक्तिनिष्ठ होकर के विश्व पर दृष्टि डालता है। आत्मकथा में यथार्थ जीवन का चित्रण किया जाता है और आत्मकथा में लेखक स्वयं के जीवन के बारे में वर्णन करता है। बात करें संस्मरण की। संस्मरण में लेखक उन घटनाओं या व्यक्तियों का संक्षिप्त वर्णन करता है जो उसके लिए स्मरणीय है, किसी दूसरे के बारे में लिखा जाता है। संस्मरण में लेखक दूसरों के बारे में लिखता है। संस्मरण में बाहरी घटना या अन्य किसी व्यक्ति की कहानी को लेखक लिखता है। संस्मरण में परिवेश पर कम बल दिया जाता है और संस्मरण इतिहास के निकट बिल्कुल नहीं होता है। इसमें कुछ तथ्य जो होते हैं वो काल्पनिक भी हो सकते हैं। अगली बात करें हम, अगला क्वेश्चन है, अथवा में वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य के कितने अंग हैं उनके बारे में आपको विवेचना करनी है। ये प्रश्न आपका यूनिट नंबर 7 में मिलेगा। अगला प्रश्न है हमारा 15वां, मौखिक अभिव्यक्ति में वार्तालाप का सर्वाधिक महत्व होता है, वार्तालाप की विशेषताएं बताइए। तो देखिए आप लोग उत्तर इसका, बोधगम्य भाषा का प्रयोग होना चाहिए। किसी भी प्रश्न का उत्तर या बात अस्पष्ट और संदिग्ध भाषा में नहीं होनी चाहिए। आदर्श वार्तालाप की प्रमुख विशेषता उसका मधुर होना और मधुरता में आकर्षण की शक्ति होती है। तीसरी विशेषता है कि वार्तालाप की सरलता उसकी प्रभाव उत्पादकता से है। जनता के हृदय पर वे व्यक्ति अपना प्रभाव डाल पाते हैं जो अपने भाषण या कथा को प्रभावशाली ढंग से प्रयुक्त करने में सफल होते हैं। चौथी विशेषता है, इसमें वार्तालाप सर्वमान्य भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। अप्रचलित शब्दों का प्रयोग वार्तालाप में निरस बनाता है। भाषा में गतिशीलता हो। वार्तालाप की शिक्षा देते समय हमें विराम चिन्ह पर रुकना चाहिए तथा यथास्थान धीरे और धीमे तथा तीव्र शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। मौखिक भाषा में शिष्टाचार का भी ध्यान रखना आवश्यक है। बालकों को यह बताया जाना चाहिए कि वे अपने से बड़ों तथा छोटों व मित्रों के साथ किस तरीके से वार्तालाप करें। और 7वां है, अपना बातचीत करते समय बनावटी शब्दों का प्रयोग करके हास्यास्पद लगता है। वार्तालाप में स्वाभाविकता भी होनी चाहिए। अथवा में आपका प्रश्न है, मौखिक अभिव्यक्ति के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट कीजिए। तो ये प्रश्न आपका यूनिट नंबर 3 में मिलेगा। आगे बढ़ते हैं हमारे 16वें क्वेश्चन पर, कहानी व कविता पठन में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो देखेंगे कहानी पठन में सबसे पहले कौन सी सावधानियाँ कहानी पठन में कौन सी रखनी है। सप्रभाव भावपूर्ण वाचन कहानी के लिए आवश्यक है। कहानी के पठन में जिज्ञासा बनी रहती है। यदि एक कहानी कई विद्यार्थियों से पढ़वानी हो तो उसे घटनाओं अथवा दृश्यों के आधार पर कुछ इकाइयों में बांटना चाहिए। कहानी के पठन के बीच में उच्चारण की त्रुटियों का संशोधन करना उचित नहीं है, किंतु विद्यार्थियों के द्वारा कहानी के वाचन से पहले शिक्षक के द्वारा स्वयं कहानी का आदर्श वाचन करना उपयोगी होता है और पूरी कहानी का वाचन होने के बाद उस पर प्रश्न भी पूछने चाहिए। अब बात करते हैं कविता पठन के लिए कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। ध्वन्यात्मक कविताओं के तुक तथा लय का ध्यान रखते हुए पढ़ा जाए, यानी कविताओं को ध्यान से पढ़े, तुक तथा लयबंदी के साथ में पढ़ा जाना चाहिए। वर्णनात्मक कविता का वाचन कविता में वर्णित घटना की प्रकृति के अनुसार हाव भाव के साथ किया जाए। भावात्मक कविता पाठों को कविता में निहित हर्ष, शोक, उत्साह, प्रेम आदि भावों को व्यंजित करते हुए पढ़ा जाना चाहिए। विचारात्मक कविता को धीमी गति से पढ़ें ताकि विचार का बिंब बन सके। अथवा में आपका प्रश्न है, बच्चों द्वारा पढ़ना सीखने के लिए कौन कौन से चरणों का उल्लेख किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, यानी बच्चों को पढ़ना सिखाने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। यूनिट नंबर 4 में मिलेगा।
अगला क्वेश्चन है 17वां, लेखन के विभिन्न पहलुओं पर टिप्पणी लिखिए। तो लेखन के कौन कौन से पहलू हैं? तो सबसे पहला है आकृति, ध्वनि व अर्थ संबंध पर। आमतौर पर अक्षर की ध्वनि, उसकी आकृति और उसके अर्थ के आपसी संबंध को सीखना और उसे समझना ही पढ़ना सीखने की शुरुआत माना जाता है। ध्वनि, आकृति और अर्थ के इस संबंध को लिखित रूप में जब बच्चा प्रकट करता है तो वह लिखना सीखने की शुरुआत होती है और यह आमतौर पर स्कूल आने के बाद होता है। दूसरा है लेखन आरंभ करने की योग्यता। बच्चों में लिखना शुरू करने की योग्यता से अभिप्राय उन गुणों को विकसित करने से है जो अक्षर, शब्द और वाक्य लेखन के लिए जरूरी है। हाँ, जितना संभव हो लेखन की सुंदरता पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। तीसरा स्टेप है इसमें शब्द, वाक्य, विराम चिन्ह आदि के प्रयोग पर अधिकार। जब बच्चों में लेखन प्रारंभ करने की योग्यता आ जाए, यानी वे सुंदर और सुडौल वर्णों की आकृति बनाना सीख जाएं, तो शब्द लिखना सिखाने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। जब बच्चे 2 या 3 वर्णों के शब्दों को लिखना सीख लेते हैं तो संयुक्त वर्ण वाले शब्दों के लेखन का आरंभ होता है। इस तरह हम सभी प्रकार के वर्णों से शब्द तक पहुंचने का अभ्यास कराने से छात्र जल्दी सीख पाएंगे और अपने उच्चारण के आधार पर लेखन भी कर सकेंगे। आपका अथवा में प्रश्न है, लेखन का विकास करने के लिए कौन कौन से चरण हैं? ठीक है, लेखन के विकास के कौन कौन से चरण हैं, विस्तृत वर्णन करना है आपको। यूनिट नंबर 5 का क्वेश्चन है ये। और आपका अंतिम प्रश्न है साथियों 18वां, निम्न में से किन्हीं 2 की मौलिक विशेषताओं की बात करेंगे, यानी भाषागत विशेषताओं की। तो देखिए, सबसे पहले कविता, कहानी, निबंध और एकांकी, इन 4 में से 2 की बात करेंगे। प्रश्न आपका ऐसे ही आ गया, आप 2 के बारे में जरूर पढ़ के चले जाएं। तो मैं आपको यहाँ पर कविता की बता रहा हूँ। सबसे पहले कविता की विशेषताएं, काल कल्पनाओं के विकास में शुद्ध, गतिपूर्ण, प्रभावी ढंग से उच्चारण में कविता की सर्वाधिक भूमिका रही है। छोटे छोटे बालक तुकबंदियाँ करते करते भाषा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। बाबू श्याम सुंदर दास ने कहा है कि कविता रसात्मक रीति से सजी हुई भाषा है जिसमें भावों की अभिव्यंजना होती है। अब इसकी विशेषता है कि कविता में विचारों की अपेक्षा भावों की प्रधानता रहती है और कविता जीवन की आलोचना है। जीवन के सुंदर चित्रण से ही कविता का आकर्षण है। बात करें निबंध की विशेषताओं की, तो देखिए, यह एक गद्य शैली है। नियम पूर्वक छंद रहित भाषा ही क्या कहलाती है? निबंध रचना कहलाती है। निबंध रचना के महत्व का, शब्दार्थ का और शब्द प्रयोग का शिक्षण संभव हो सकता है। गद्य के माध्यम से दूसरों के विचारों को सही रूप से शीघ्रता से ग्रहण किया जा सकता है। कम समय में अधिक से अधिक ज्ञान भी दिया जा सकता है। गद्य शिक्षण के द्वारा बालकों की कल्पना को जागृत करने व उनसे सृजनात्मकता का विकास भी किया जा सकता है। गद्य में रचनात्मक कार्य करना पद्य आदि भाव प्रधान रचनाओं की अपेक्षा सरल होती है। अथवा में आपका प्रश्न है, अल्प प्राण तथा महाप्राण व्यंजनों में अंतर बताइएगा। ये प्रश्न आपको व्याकरण वाले यूनिट में मिलेगा साथियों, तो आप लोग जरूर पढ़ के जाएंगे। तो ये आप लोगों का कंप्लीट मॉडल पेपर होता है हिंदी का। बूस्टर डोज भी आप लोगों को पढ़ के जाने हैं। बूस्टर डोज इसी के अंदर अवेलेबल है। और रीट पात्रता की तैयारी करने वाले विद्यार्थी सभी रीट टेस्ट सीरीज़ को आप लोग ज्वाइन करेंगे और यूट्यूब पर आप लोग निःशुल्क क्लास भी लेते रहेंगे। थैंक यू सो मच।